हे डियर स्टूडेंट्स, अभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से रिप्रेजेंटेटिव सूट बता रही थी मैं वीडियो में। अब ये दूसरा पार्ट शूट करना पड़ रहा है क्योंकि वो बंद हो गई सडनली। तो कोई बात नहीं है, हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव सूट की, वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे थे। वहाँ मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था, बट चलो नए सिरे से स्टार्ट हो जाता है कि हमारा ऑर्डर 1 रूल 8 टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेटिव सूट्स। रिप्रेजेंटेटिव सूट्स कब होते हैं? जब one or more persons क्या करें, केस फाइल करें फॉर ऑल अदर पर्सन्स, राइट। अभी देखो सुनने में कैसा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट तो हमने पढ़ा ही है। तो फिर अब ये कौन सी क्लास है जिसकी हेडिंग थोड़ी सी आप पढ़ोगे ना, वहाँ भी ये थोड़ी एम्बिग्विटी सी नज़र आएगी कि बात तो ये सिमिलर ही है कि एक या और भी ज़्यादा बंदे सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन देखो डिफरेंस क्या है, पहले हम कर रहे थे सभी पर्सन्स जो इंटरेस्टेड है ना सूट में, वो जो 3 कंडीशन है, रूल 1 या रूल 3 पढ़ा था, वो ज्वाइन कर सकते हैं सूट में और प्रोसीड कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कह रहे हैं, सूट तो एक या उससे ज़्यादा पर्सन्स ला सकते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करेंगे ऑल अदर पर्सन्स को। कौन से अदर पर्सन्स को? हु हैव सेम इंटरेस्ट, उनका कोई सेम इंटरेस्ट है उस लिटिगेशन में, तो उनके इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट कौन करेंगे? ये कोई 1 और 2 पर्सन्स। तो यानी कि कोई भी एक या उससे ज़्यादा पर्सन्स कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच पर्सन हु हैव सेम इंटरेस्ट, यानी कॉमन इंटरेस्ट है उनका कोई। या अगर हम इसका मतलब क्या है, जहाँ पे हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, न्यूमरस पार्टी हूँ, न्यूमरस पार्टीज, ठीक है। तो न्यूमरस पार्टीज होती हैं, सभी को रूल 1 या रूल 3 के अंडर इकट्ठा प्लेंटिफ बनाना टेक्निकली मुश्किल होता है। तो उन सब के कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई 1 2 3 4 बंदे। तो पहली बात। दूसरा क्या है, उनका कोई सेम बोल सकते हैं हम, और कॉमन, क्योंकि बेयर एक्ट में इज सेम बट कॉमन इंटरेस्ट हम कह सकते हैं, उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके अलावा ये जो है परमिटेड होना चाहिए, यानी परमिशन बाय कोर्ट, कोर्ट उसको परमिट करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ऐसा है, देयर इज सेम इंटरेस्ट ऑफ नंबर ऑफ पीपल एंड दीज 2 3 4 5 पीपल ब्रॉट द सूट बिफोर द कोर्ट एंड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एक्चुअली मतलब ऐसा मैटर है जो अंडर दिस हेडिंग डील होना चाहिए, तो कोर्ट परमिट कर देगा। यहाँ पे एक तो कोर्ट परमिशन देता है। अगर हम रूल 8 को पढ़ेंगे तो वो जो सब रूल्स हैं उसमें जो फर्स्ट सब रूल है वो क्या है, 2 भागों को बताता है। कैसे 2? कि एक में तो बंदे लाए कोर्ट के सामने और कोर्ट ने क्या है, परमिशन ग्रांट कर दी कि यू प्रोसीड इट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा क्या है, कोर्ट में डायरेक्ट, राइट, वो डायरेक्ट कर सकता है, या मे गिव डायरेक्शन हम कह सकते हैं, रेदर डायरेक्शन टू ब्रॉट ए सूट इन द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट। जैसे मान लो 10-20 बंदे इकट्ठे होके आ गए और वो कोर्ट के सामने जो प्लेंट फाइल कर रहे हैं ना, उसमें वो ये कह भी रहे हैं कि देखो ये हम की दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ हो जाती है तो सभी कैंडिडेट उससे इफ़ेक्ट हो जाएंगे ना। मान लो रिज़ल्ट में कुछ गलत रिज़ल्ट बना दिया, कुछ करप्शन आ गया, कुछ ऊपर नीचे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया, तो मान लो 10,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे अफेक्ट हुए उस डिसीज़न से, मान लो जो भी सिलेक्शन बोर्ड है। तो अब 10 के 10 तो कोर्ट में नहीं गए सूट को फाइल करने, उसमें से 25 बच्चे चले गए या 30 बच्चों ने कहा भाई पैसे इकट्ठे करो हम सूट फाइल करेंगे, तो सब ने मिल के इकट्ठे हुए। जनरली ऐसा होता है, वो मिल के प्लेंटिफ बन के कोर्ट के पास चले गए, राइट। या कुछ एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिन्होंने इम्प्रॉपर मीन से एग्ज़ाम दिया और उनके
कैंसिल के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया, तो अब वो कुछ करना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट कुछ को बार करना चाह रही है, तो वो क्या कह रही है, इन सबको डिफेंडेंट बनाओ, इनके खिलाफ एक्शन करना है। तो कोर्ट में सूट फाइल होगा कि उनसे कुछ मान लो कंपनसेशन लेना चाह रही है गवर्नमेंट, उनसे कुछ लेना चाह रही है, तो डिफेंडेंट भी ज्वाइन करे जा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट देखेगा रे ये तो 25-30 तो खुद हैं और साथ में ये बता ही रहे हैं कि ये तो सभी बच्चों का, यानी मोर देन ये जो सामने है वो भी है, तो कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा कि ब्रिंग दिस सूट एज अ रिप्रेजेंटेटिव सूट, सो दैट जो बच्चे नहीं भी आए तो वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, जो पार्टीज रह गई हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वो इसके अंदर आ जाएं, तो उनको इंक्लूड कर दो, ये डायरेक्शन वो दे सकता है। तो यानी कि कोर्ट की परमिशन ज़रूरी है। नाउ अगला जो स्टेप है ना वो क्या है, नोटिस। नोटिस टू ऑल पर्सन होना जरूरी है कि देखो ऐसा सूट लाया जा रहा है आपके अगेंस्ट या हम मिलके, मतलब एज ए प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, तो उनको नोटिस तो होना चाहिए कि आपके बिहाफ पे हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो हम हैं और जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमको तो पता है, जिनको कर रहे हैं उनको तो नहीं पता। अब आप एक बात बताओ, कोई चीज़ अगर न्यूमरस पीपल को अफेक्ट करती है तो कल को जो ऑर्डर आएगा वो उन सब पे लागू हो जाएगा, राइट। कोई नुकसान होएगा तो सबका हो जाएगा। मान लो वो केस हार जाते हैं, वो सब हार गए उस राइट को, राइट, वो जो भी क्लेम करने आए थे, तो ऐसे में उन सब पे इम्पैक्ट आएगा, उन सबको पता होना जरूरी है। मे बी उनमें से कोई ये कहे कि डिफेंडेंट और भी ऐड होने चाहिए जिनके अगेंस्ट आप करो, मे बी कोई कहे रिलीफ इसके अलावा भी बनता है, मे बी कोई इंटरेस्टेड हो कि जो कुछ और एडिशन ऑफ फैक्ट्स उस प्लेंट में होना चाहिए, सो दैट दे मस्ट हैव द नॉलेज। तो नोटिस मैंडेटरी है रिप्रेजेंटेटिव सूट स्टार्ट होने से पहले कि आप नोटिस दे दो, और ये नोटिस जो है कोर्ट या तो जब डायरेक्शन देता है या परमिशन देता है, दोनों ही सूरत में नोटिस इज मैंडेटरी दिया जाए। अब क्योंकि बहुत सारे पर्सन हैं, कुछ उनको पता है कुछ उनको पता ही नहीं है, तो किस तरीके से नोटिस दिया जाए, तो किसी अखबार में जो उस एरिया में पब्लिश होता हो, जो भी अखबार हैं उसमें वो पब्लिश करा जाता है, या कोई पब्लिक नोटिस का तरीके से उसको नोटिस दिया जाता है कि देखो हम इस तरह का सूट फाइल कर रहे हैं, इफ़ एनी पर्सन हैव एनी ऑब्जेक्शन और एनी काइंड ऑफ, तो वो आके बता दे, राइट। तो नोटिस का पर्पज़ है टू मेक देम अवेयर कि लिटिगेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो उनका जो भी ऑब्जेक्शन है वो आकर के कह सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि देखो जब भी रिप्रेजेंटेटिव सूट होगा, अब क्योंकि न्यूमरस पीपल हैं तो कोर्ट थोड़ा और अलर्ट हो जाएगा। तो ऑल अलर्ट कैसे हो जाएगा कि हमारा जो रूल 8 है उसका सब रूल्स कुछ ऐसी प्रोविज़न बता रहे हैं जो क्या कह रही हैं। जैसे फर्स्ट वन हम ये कह सकते हैं कि कोई भी, क्योंकि ये लाए तो 2-4 पर्सन है ना ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दैट पर्सन, तो ये जो पर्सन है ये कोई भी सूट को ना तो अबंडन कर सकते हैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सूट को, ना ही कोई पार्ट या फुल सूट विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन के बिना कोर्ट उनको अलाउ नहीं कर सकता कि सूट को अबंडन कर दो या विड्रॉ कर लो, अनलेस अनटिल कोर्ट थिंक्स फिट, वो कोर्ट का पावर है। लेकिन विदाउट परमिशन दे कैन नॉट अबंडन और विड्रॉ द सूट, क्योंकि वो सिर्फ उनको नहीं अफेक्ट कर रहा, वो उन बाकियों भी कर रहा है जिनके बिहाफ पे वो सूट को लाए हैं। सेकंड बात कि अगर कोर्ट को कभी लगता है कि ये जो पार्टीज़ हैं ना ये सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ड्यू डिलीजेंस के साथ प्रोसीड नहीं कर रही हैं, तो एट एनी टाइम कोर्ट क्या करेगा, उन पार्टीज़ को हटा के किन्हीं और पार्टीज़ को कह सकता है कि आप इस सूट को रिप्रेजेंट करो, ठीक है, और डिलीजेंटली करो। उसके अलावा जब भी इस तरह का कोई सूट चलता है और जो भी ऑर्डर दिया जाएगा, क्योंकि रेस जुडिकेटा जो हम आगे पढ़ेंगे उस रेस जुडिकेटा भी अप्लाई होगा, तो मैं उस प्रोविज़न को भी यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगी, वो रेस जुडिकेटा जब पढ़ेंगे तभी ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन जुड़ी हुई हैं उनमें ये भी आता है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स के खिलाफ रेस जुडिकेटा हो जाएगा। कारण क्या है, इसका मतलब है जो 2000 पार्टीज़ हैं वो उनमें से कुछ ऐसी भी होंगी,
मान लो 2000 लोग हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो सच में उनको पता ही ना हो कि ऐसा कोई सूट चल रहा है, बट देन ऑल्सो जो डिसीजन आएगा वो उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। सो रिप्रेजेंटेटिव सूट्स आर इम्पॉर्टेंट वेयर द इंटरेस्ट ऑफ न्यूमरस पर्सन्स आर अफेक्टेड, दे हैव द कॉमन इंटरेस्ट, वो अफेक्ट हुआ है, उसका रिलीफ उन्होंने क्लेम करना है, तो दे कलेक्टिवली ब्रॉट अ सूट, दो they all may not become party directly but some people represent them in the court, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट भी कहते हैं। इसके अलावा रूल 8A है, कोर्ट, देखो कई बार क्या होता है कि एक सूट चल रहा होता है, कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ NGOs सूट के साथ जुड़ जाते हैं, कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाती हैं, तो अगर कोर्ट को लगता है किसी भी समय पे कि कोई पर्सन या कोई पर्सन्स ग्रुप जिसका लिटिगेशन में पार्ट लेना ज़रूरी है या वो कंट्रोवर्सी को, डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने में उसकी हेल्प होगी उसकी पार्टी के होने से, तो वो उसको अलाउ करेगा टू बिकम पार्ट, ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके, अपनी राय, अपनी जो भी वो कहना चाहते हैं ना वो कहें, यानी बिकम द पार्टी। दो जनरल रूल क्या है, जिसका कोई राइट एग्जिस्ट करता हो या जिसके अगेंस्ट करता हो वही पार्टीज बनती हैं, लेकिन ये एक जनरल एक्सेप्शन टू जनरल रूल है कि कोई और ऐसा पर्सन है जिसका डायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं हो बट उसकी की पार्टिसिपेशन उस कोर्ट को, उस सूट को इफ़ेक्टिवली एडजुडिकेट करने में हेल्प करती हो, तो कोर्ट उन पर्सन्स को अलाउ कर देता है टू ज्वाइन द सूट, उस सूट को ज्वाइन कर सकते हैं, दो कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो जैसे आपने बहुत सारे NGOs को देखा होगा, पार्टी एक होती है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट साथ में वो भी होते हैं सूट के अंदर, तो वो कोर्ट को भी हेल्प करते हैं, पार्टीज़ की भी हेल्प होती है कंट्रोवर्सी को सेटल करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, राइट। इसके अंदर एक जो केस है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये है तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी वर्सेस गणपति तमिलनाडु, 1990 का है ये, तमिलनाडु का केस है ये। ठीक है, तो इस केस में जो था रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में कोर्ट ने इन डिटेल लेंथ बात की थी कि जैसे बहुत सारे जो फ्लैट्स थे हाउसिंग बोर्ड के, उनमें अगर सभी का एक राइट हनन करा है जो कि कॉन्ट्रैक्टर से, बिल्डर से, तो उनको अलग अलग सूट लाने की बजाय दे कैन ब्रॉट द रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो जो ऑर्डर होगा वो अगर सेम है, जैसे कि मान लो कुछ बिल्डर ने कुछ उनको एमिनिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा था इन कॉन्ट्रैक्ट, जब उन्होंने किया, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया और जब पोजेशन दिया गया तो वो सब गायब था वहाँ से, तो अलग अलग सूट ब्रॉट करने की बजाय अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट है, मान लो 100 फ्लैट हैं, 100 का कॉमन इंटरेस्ट है, तो दे कैन ब्रॉट द रिप्रेजेंटेटिव सूट रैदर कि सब, अब देखो 100 लोग अलग अलग प्लेंटिफ होके सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेम रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, तो 100 केसेस को सुनना पड़ेगा। इंस्टेड अगर कॉमन इंटरेस्ट है और सेम टाइप ऑफ रिलीफ वो क्लेम कर रहे हैं, तो कोर्ट को आसानी होगी कि उन 100 के 100, सपोज 100 हैं तो 100 के 100 पर्सन जो हैं वो ले आए। तो इस केस में भी बिल्डर का इशू था, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर इन लेंथ कोर्ट ने डिस्कस करा था। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेटिव सूट, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पार्ट बन गए वीडियो के, वीडियो बंद हो गई थी अचानक, कुछ तो हुआ। तो अभी आप देखो कि हमने ऑर्डर 1 इन लेंथ करा है और ये काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई, पहले वाली भी और ये पार्ट मिला के, लेकिन ये होलिस्टिक वीडियो हो गई है। वाई पार्टीज आर टू बी इंक्लूडेड एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो, उनका ज्वाइंडर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है
और अब आप ये सोचोगे कि हमने ऑर्डर 1 को इतने सारे ऑर्डर पढ़ने के बाद क्यों किया, क्योंकि पहले हमने करा पार्टी होनी चाहिए सूट की, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट इंक्लूड कर लो, लेकिन अब ये उसका अगला स्टेप है कि अगर एक से ज़्यादा भी कुछ है तो उसको भी इंक्लूड कर लो। साथ में अगर आप पहले आप कुछ मिस्टेक हो गई है प्लेंट में तो लेटर ऑन आपके पास एक चांस है उसको इम्प्रूव कर लो। इसका मतलब है पार्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लेंट। प्लेंट प्लस प्लेंटिफ्स प्लस डिफेंडेंट होलिस्टिक अप्रोच से चलेंगे। प्लेंट का ही जो अगला हमारा एपिसोड आएगा वो होगा ऑर्डर 2, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज होता है ना और हम रिलीफ क्लेम करते हैं वो प्लेंट में ही इंक्लूड करने ज़रूरी है। ए प्लेंट विदाउट रिलीफ इज़ नथिंग। जब कुछ रिलीफ मांग ही नहीं रहे हो तो नथिंग। अगर आपने रॉन्ग रिलीफ क्लेम कर दिया 2 अमेंडमेंट का मिल जाता है, लेकिन तब भी आपका कुछ फेलियर होएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ऑर्डर 1 तो भाई क्लियर हो ही गया होगा अच्छे से। बट इफ एनी डाउट एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। मैं पहले वीडियोस में भी कहना भूल जाती हूँ, बट ये अपने आप इंक्लूड कर लिया करो कि अगर आपको कुछ भी और कहना है, कुछ और आप चाहते हो बताना, पूछना, या एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, राइट इन कमेंट सेक्शन। आई विल प्रॉम्प्टली रिप्लाई एज सुन एज आई कैन। तो डियर स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय टिल देन, बाय बाय।